गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको इस वीडियो के अंदर कविता नंबर 14 चंद्रगहना से लौटती बेर इसके प्रश्न उत्तर करवाऊंगी। इसमें सबसे पहले अभ्यास के प्रश्नोत्तर हैं, उसके बाद नंबर 2 पर अभिव्यक्ति, रचना अभिव्यक्ति और माध्यम के हैं, और तीसरे नंबर पर परीक्षा उपयोगी अन्य प्रश्न हैं। तो यहाँ पर मैं आपको सभी प्रश्नों के बारे में नंबर के साथ उनकी संख्या कौन सी है वो बताऊंगी, तो सभी बच्चे उन पर विशेष ध्यान दें और अपनी नोटबुक, पेन, पेंसिल अपने पास लेकर के बैठें, ताकि जो भी आपको क्वेश्चन कठिन लगता हो उस पर विशेष ध्यान देकर के आप अपनी पुस्तक में उसको अंडरलाइन कर लें। सबसे पहले हैं पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर, यानी अभ्यास के प्रश्नोत्तर कौन से। यहाँ पर हम आपको बताएंगे अभ्यास के प्रश्न, यानी अभ्यास के प्रश्न कौन कौन से हैं। इस विजन में प्रश्न नंबर 1 इस विजन में अधिक है, यानी कि पंक्तियां आपको आपकी पुस्तक में मिल जाएंगी, वहां पर इनको देख लें। इस विजन में अधिक हैं पंक्तियों में नगरीय संस्कृति के प्रति पंक्तियों में नगरीय संस्कृति के प्रति कवि का क्या आक्रोश है। कवि का क्या आक्रोश है और क्यों। इस प्रश्न का उत्तर आपको आपकी बुक के अंदर भी मिल जाएगा, और यहाँ पर जो इस प्रश्न को समझा रही हूँ उसको विशेष ध्यान देंगे। कवि नगरीय संस्कृति के बारे में अपनी सहज भाव प्रकट करता है, जैसे ग्रामीण अंचल की सुंदरता के प्रति उसके हृदय में है। नगरों में प्रत्येक वस्तु व्यापारिक दृष्टि से देखी और परखी जाती है, जबकि वहाँ के जीवन से बेहतर गांव का जीवन होता है। वहाँ के जीवन में पाखंड और स्वार्थ की छाया सदा बनी रहती है। वहाँ का प्रेम भी बनावटी होता है, इसलिए कवि के हृदय में ऐसी संस्कृति के प्रति आक्रोश है। नंबर 2, प्रश्न नंबर 2, सरसों को कवि ने या सरसों को श्यामी कहकर कवि क्या कहना चाहता होगा। कवि क्या कहना चाहता होगा। कवि सरसों को श्यामी कहने के पीछे कवि का जो भाव है, उसके पीले पीले फूलों से सारे खेत दूर दूर तक पीले रंग में रंगे हुए दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने उसके हाथ पीले करने का निश्चय कर लिया और वह स्वयं अपने हाथों को सजाकर विवाह मंडप में पधार गई। हाथ पीले करना, यहाँ एक मुहावरे का प्रयोग हुआ है, जिसमें हाथ पीले करने का मतलब विवाह करने से होता है। अब सरसों जो है वो अपने हाथ पीले करके विवाह मंडप में स्वयं आकर पधार गई है।
क्वेश्चन नंबर 3, अलसी के मनोभावों का हठीली अलसी के हठीली अलसी के लिए हठीली विशेषण का प्रयोग क्यों किया गया है? यानी प्रश्न है, कवि ने अलसी को हठीली कहकर क्यों, उसके लिए जो विशेषण प्रयोग किया है वह क्यों किया है? कवि ने अलसी हठीली का प्रयोग उसके जिद्दी स्वभाव को लेकर किया है, क्योंकि वह जिद कर रही है, जो भी उसे कोई छू देगा वह उसे अपना हृदय का दान दे देगी, यानी वह उसी की हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4, अलसी के मनोभावों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया और ये क्वेश्चन नंबर 3। अलसी के मनोभाव का वर्णन कीजिए। अलसी के जो मनोभाव हैं यहाँ पर कवि ने किस प्रकार प्रकट किया है। सजे संवरे चने के पास अलसी जो है दुबली पतली, देह की पतली, कमर की लचीली, कमर वाली अलसी अपने सिर पर नीले रंग के फूलों को सजाकर खड़ी है। वह चंचलता से परिपूर्ण है, शरारत भरे स्वर में कहती है कि जो भी कोई उसे छू देगा वह उसे अपने हृदय का दान दे देगी। इन दोनों क्वेश्चनों का थोड़ा मिलता जुलता प्रश्न है, इसमें हठीली शब्द है और इसमें मनोभाव। क्वेश्चन दोनों का सेम ही बनता है। प्रश्न नंबर 5, चांदी का बड़ा सा गोल खंबा चांदी का बड़ा सा गोल खंबा में कवि की किस सूक्ष्म कल्पना का आभास होता है? कल्पना का आभास होता है। इस प्रश्न में कवि अति कल्पनाशील है, यानी कि कवि जो है वह जो यहाँ पर उसे आभास हुआ चांदी का बड़ा सा गोल खंबा, उसने कल्पना की है कि शाम का समय है और आकाश में जो संध्या का सूर्य है, सूर्यास्त के समय का वह है, जिसका प्रतिबिंब पोखर मतलब तालाब के पानी में पड़ा, जो कि सूर्यास्त के समय या सूर्य उदय के समय जब सूर्य की किरण पानी में पड़ती है तो उसकी परछाई बहुत लंबी होती है। तो यहाँ पर कवि ने अपनी सूक्ष्म कल्पना का आभास दिया है कि सूर्यास्त के समय जब सूर्य की किरण तालाब में पड़ती है तो वह एक बहुत लंबे खंबे की तरह नजर आती है, और उसकी जो लहरियां हैं पानी के अंदर, पानी के ऊपर हिलने से उसके अंदर जो लहरियां हैं वो लगी, उसके तल में उगी हुई घास भी लहरियां ले रही हैं। सूर्य का प्रतिबिंब हिल कर एक गोल खंबे के समान प्रतीत होता है। कवि ने उसे चांदी का बड़ा सा गोल खंबा कहा है, इसलिए यहाँ पर कवि की एक सूक्ष्म कल्पना का आभास होता है।
चांदी का बड़ा सा गोल खंबा। इस पंक्ति में उपमा अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर जो सूर्य की किरण पड़ी है वो गोल खंबे के समान मानी गई है। खंबा जो है साधारण वस्तु है और सूर्य जो है वो प्रसिद्ध वस्तु है, इसलिए उसकी उससे तुलना की गई है। यहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। उसके बाद है आपका प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6, कविता के आधार पर हरे चने का कविता के आधार पर हरे चने का सौंदर्य अपने शब्दों में चित्रित कीजिए। अपने शब्दों में चित्रित कीजिए। अपने शब्दों में चित्रित कीजिए। छोटा सा एक बालिश के बराबर हरा ठिगना चना अपने सिर पर छोटे गुलाबी फूल का मुरट्ठा बांधकर, यानी कि गुलाबी रंग के फूलों की पगड़ी बांधकर सजकर खड़ा हुआ है। यहाँ उसके गुलाबी फूल गुलाबी पगड़ी का प्रतीक है और चना जो है ठिगना एक दूल्हे के समान प्रतीक है, तो यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग होता है। सज धज कर खड़ा है, उसका सौंदर्य अनुपम है, कवि उसकी सुंदरता पर मुग्ध होकर एकटक उसे निहार रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, कवि ने प्रकृति का मानवीकरण कहाँ कहाँ किया है? कवि ने प्रकृति का मानवीकरण कहाँ कहाँ किया है? कहाँ कहाँ किया है? श्री केदारनाथ अग्रवाल के द्वारा रचित चंद्रगहना से लौटती बेर वास्तव में प्रकृति के मानवीकरण का एक अनूठा रूप है। कवि ने सारी प्रकृति पर मानवीय भावनाओं का आरोप कर दिया है। बीते भर का चना गुलाबी फूलों की पगड़ी में लपेटे खेत में सज संवर कर खड़ा है, यहाँ पर मानवीकरण का प्रयोग किया है। दुबले पतले शरीर वाली हठीली अलसी सिर पर नीले फूलों पर सजाकर खड़ी है, यहाँ पर भी मानवीकरण किया गया है। किसी को वह अपना दिल देने की बात कहती है और वह चने के पास खड़ी है, तो यहाँ पर भी मानवीकरण किया गया है। सरसों जवान हो चुकी है, पीले फूलों से वह उसके सिर पर जो फूल हैं लद गए हैं, मानो वह विवाह मंडप में पधार गई है, यहाँ पर भी मानवीकरण किया गया है। प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है। प्रकृति यानी कि माँ के समान उसको प्रस्तुत किया गया है। आंचल प्यार भरा आंचल हिल रहा है, यहाँ पर भी मानवीकरण किया गया है। पोखर के किनारे पानी में अध डूबे पत्थर अपनी प्यास बुझा रहे हैं, यहाँ भी मानवीकरण किया गया है। चित्रकूट की भूमि बांझ है जिस पर कांटेदार कुरूप पेड़ खड़े हैं, यहाँ भी कवि ने मानवीकरण किया है। क्वेश्चन नंबर 8, कविता में से उन पंक्तियों को ढूंढिए जिनमें निम्नलिखित भाव व्यंजित हो रहा है और चारों तरफ सूखी और उजाड़ जमीन है, लेकिन वहाँ भी तोते का मधुर स्वर मन को स्पंदित कर रहा है। वह पंक्तियां छाटनी हैं। बांझ भूमि पर इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं, सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकता है, सुग्गे का सबर टेंटे टेंटे। ये पंक्तियां आपको आपकी पुस्तक की जो है आपकी पोयम के अंदर मिल जाएंगी। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ 8 मैंने आपको पंक्तियों में बताया है। क्वेश्चन नंबर 9, और सरसों की न पूछो, और सरसों की न पूछो, इस उक्ति में बात को कहने का एक खास अंदाज है। इस प्रकार की शैली का प्रयोग कब और क्यों करते हैं? कवि के शब्द चयन और वाक्य संरचना में नाटकीय का समावेश हुआ है।
जिससे उसके हृदय में छिपे भाव एक खास अंदाज में प्रकट हुए हैं। जब वह युवा हो चुकी सरसों के लिए कहता है कि सरसों की तो बात न पूछो, तो उससे यह स्पष्ट होता है कि स्पष्ट ध्वनित होता है कि अब उसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि सरसों अब श्यानी हो गई है, विवाह के योग्य हो चुकी है। इस सामान्य बोलचाल में इस प्रकार की शैली का प्रयोग तभी और वही करते हैं जब हम किसी बात पर पूरी तरह से विश्वस्त हो जाते हैं, यानी कि वह बात विश्वास करने लायक होती है। इस बात की सच्चाई पर हमें तनिक भी अविश्वास का संशय नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, काले माथे और सफेद पंखों वाली चिड़िया आपकी दृष्टि में किस प्रकार के व्यक्तित्व का प्रतीक है? कविता में वर्णित काले माथे और सफेद पंखों वाली चिड़िया चालाक, मौकाप्रद, चुस्त व्यक्तित्व का प्रतीक है, यानी कि वह समय देखते ही अपना स्वार्थ सिद्ध कर लेती है, जो उचित अवसर मिलते ही अपने स्वार्थ को पूरा करके अपनी मंजिल की ओर यानी बहुत दूर चली जाती है। यहाँ पर बच्चों कुछ ऐसे शब्द प्रयोग हुए हैं जो सामान्य बोलचाल की भाषा से थे। यहाँ पर पंक्तियों के अंदर मैं आपको कुछ शब्द बता देती हूँ। हटीली, लचीली, सयानी, फाग, फागुन, पोखर, लहरियाँ, झपाटे, उजली, चटुल, रेल की पटरी, ट्रेन का टाइम नहीं है, सुग्गे का सवर, टेंटे टेंटे, सारस का सवर, टिरटो टिरटो। यहाँ पर कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग हुआ है जो हम आम सामान्य बोलचाल में प्रयोग करते हैं। यहाँ कुछ मुहावरे भी प्रयोग हुए हैं। एक बीते के बराबर, यानी अभी हमने कहा था एक बीते के बराबर, यानी कि नाटा, जिसको छोटा बोलते हैं। इसमें अगर वाक्य हो कि चने का जो आकार है एक बीते के बराबर है। नंबर 2 था हाथ पीले करना, यानी विवाह करना। हर माता पिता अपनी बेटी के हाथ पीले कर देता है। तीसरा है प्यास बुझना, संतोष होना या तृप्ति होना या इच्छा पूरी होना। शिष्य ने जैसे ही अपने गुरुजी को देखा तो उनकी आंखों की प्यास बुझ गई। टूट पड़ना, ये भी एक मुहावरा है। टूट पड़ना यानी हमला कर देना। हमारे खिलाड़ी तो विपक्षी टीम के गोल पर टूट पड़े और लगातार 4 गोल ठोक दिए। 5वां है जुगल जोड़ी, यानी कि प्रेम करने वाली जोड़ी। भक्त के हृदय में राधा कृष्ण की जुगल जोड़ी सदा बसी रहती है। अब यहाँ पर जो ये मैंने आपको प्रश्न करवाए हैं, ये अभ्यास के प्रश्न थे और रचना और अभिव्यक्ति के। आप इन सभी प्रश्नों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे और साथ में याद भी करेंगे। जो कठिन शब्द मैंने इसमें बताए हैं, एक बार वो भी सभी बच्चे याद करेंगे। आपकी राइटिंग बहुत सुंदर हो। अब रहते हैं आपके परीक्षा उपयोगी अन्य प्रश्न। यहाँ पर आप इनकी ओर भी एक बार ध्यान दे लीजिए। परीक्षा उपयोगी अन्य प्रश्न है आपके। यहाँ पर एक प्रश्न आपका और था, इसे आप स्वयं कर लेंगे। कवि ने खेत में खड़े हरे चने और अलसी के सौंदर्य का वर्णन किस प्रकार किया है? इस कविता में बार बार बताया जा चुका है कि कविता के अंदर चना जो है 1 बालिश्त की लंबाई के बराबर अपने सिर पर गुलाबी फूल को सजाकर खड़ा है और उसी के पास में मानो दूल्हा खड़ा है। उसी के पास में एक हटीली, देह की पतली है, कमर लचीली है। उसी के पास में एक अलसी का पौधा उगा है, उसके सिर पर नीले रंग का फूल है और वह जिद कर रही है कि जो उसे कोई छू देगा उसे वो अपना हृदय दान दे देगी, यानी उसी की हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखता हूं मैं स्वयंवर हो रहा है, प्रकृति का अंचल हिल रहा है। पंक्तियों के द्वारा कवि क्या कहना चाहता है? इन पंक्तियों के द्वारा कवि प्रकृति के सौंदर्य का या मानवीय क्रियाओं का आरोप करने का अनुरागमय चित्रण करना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 3, कवि ने किस भूमि को प्रेम की सर्वाधिक उपजाऊ भूमि कहा है और क्यों? कवि ने व्यापारिक नगर से दूर
ग्रामीण अंचल यानी कि गांव का जो वातावरण है, ग्राम्य प्रकृति को सर्वाधिक उपजाऊ बताया है, क्योंकि गांवों के अंदर प्रेम उपजता है जबकि वो प्रेम निश्चल होता है, और नगर के अंदर प्रेम नहीं होता, जो होता है तो वह स्वार्थ सिद्ध का होता है। तो यहाँ पर प्रकृति की गोद में जो प्रेम पनपता है वह स्वाभाविक रूप से सत्य होता है। क्वेश्चन नंबर 4, इस कविता में एक चांदी का बड़ा सा गोल खंबा किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? यह सूर्य की परछाई के लिए प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, पोखर के सौंदर्य का वर्णन कविता के आधार पर कीजिए। पोखर पानी से भरा हुआ है, यानी तालाब पानी से भरा हुआ है, उसमें हवा के चलने से लहरियां उठ रही हैं। जैसे पानी में लहरियां आ रही वैसे पोखर के अंदर जो भूरे रंग की घास उगी है वो भी लहरियां ले रही हैं और हिल रही हैं। उसमें डूबते सूरज की परछाई ऐसे प्रतीत हो रही है मानो चांदी का बड़ा सा गोल खंबा खड़ा हो और बहुत आकर्षक लग रहा है। उसके तट पर कई पत्थर अर्ध डूबे पड़े हुए हैं। ऐसा लगता है इनकी प्यास न जाने कब बुझेगी, और ये यहाँ पर सदियों से चुपचाप पानी पी रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इन पंक्तियों का भाव बताना है। और सरसों की न पूछो, हो गई सबसे श्यामी, हाथ पीले कर लिए हैं, विवाह मंडप में पधारी। इस कथन के से कवि सरसों के यौवन का वर्णन करता है। लगता है कि वह अपने हाथों को पीला करके विवाह मंडप में स्वयं आ गई है, क्योंकि सरसों अब श्यानी हो गई है। जैसे युवती के हाथ पीले होते हैं, तो यहाँ पर सरसों का जो पीलापन है उसमें हाथ पीले करने का प्रभाव दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, तालाब में खड़ा बगुला नींद में होने का नाटक क्यों करता है? बगुला एक ढोंगी पक्षी है और पानी के अंदर एक टांग पर खड़ा है और अपनी आंखें बंद किए हुए है। लगता है वो प्रभु स्मरण में इतना लीन हो। लेकिन जैसे ही कोई चंचल मछली, चंचल कहते हैं शरारती को, जब मछली कोई पानी के अंदर आती है तो वह उसका अनुभव महसूस करके तुरंत उस मछली को उठा करके अपने गले में डाल लेता है और अपनी ध्यान निद्रा जो होती है उसको त्याग देता है। बगुले के ढोंग के कारण ही मछली उसके नजदीक जाती है और वह उसका आहार बन जाती है। इसलिए बगुला तालाब में नींद में होने का नाटक करता है। क्वेश्चन नंबर 8, कवि ने चित्रकूट के क्षेत्र की जीवंतता का वर्णन किस प्रकार किया है? चित्रकूट की अनगढ़ पहाड़ियों में प्राकृतिक सुंदरता नहीं है। वहाँ की बंजर भूमि पर इधर उधर रीमा एक कांटेदार वृक्ष होता है, उसके कुरूप पेड़ दिखाई देते हैं, परंतु जगह जगह पक्षियों के सारे क्षेत्र को जीवंत बना रखा है। कभी वहाँ से सारस का स्वर गूंजता है तो कभी तोते का रस टपकता है। तो कवि ने तोते के रस के टपकने की आवाज टेटे टेटे और सारस की टिरटो टिरटो की आवाजों से सारा वन क्षेत्र गूंज जाता है, जिससे वहाँ का वातावरण जीवंत बन पड़ा है। क्वेश्चन नंबर 9, कवि किसकी प्रेम कहानी सुनना चाहता है? कवि जो सारस जुगल जोड़ी है उसकी प्रेम कहानी सुनना चाहता है। कवि अपने जीवन में पक्षियों से प्रेम भाव की शिक्षा पाना चाहता है। वह उनके साथ उड़कर वहाँ उस हरे खेत में जाना चाहता है जहाँ पर वो दोनों की जुगल जोड़ी रहती है, और कवि का मन चाहता है कि मैं वहाँ जाकर चुपके से इनकी प्रेम कहानी सुनूं, यानी अपने जीवन में उन जैसा पवित्र प्रेम भाव मैं प्राप्त कर सकूं। क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ पर भी इन पंक्तियों का भाव बताना है। और सरसों की ने पूछो, हो गई सबसे श्यानी, हाथ पीले कर लिए हैं, विवाह मंडप में पधारी। फाग गाता मास फागुन आ गया आज जैसे, अवतरण में निहित काव्य सौंदर्य को प्रतिपादित कीजिए। कवि ने बसंत ऋतु के आगमन पर खेतों में बहुत दूर तक हरियाली फैल चुकी है। सरसों का यहाँ पीली पीली सरसों का कहकर मानवीकरण करते हुए कवि ने कहा है कि सरसों श्यानी हो गई है और वो विवाह के योग्य हो गई है, इसलिए वह प्रकृति के द्वारा सजाए हुए मंडप में
पधारी है। फागुन का महीना भी उस स्वयंवर को देख करके गीत गाता हुआ आ गया है। कवि की भाषा सरल और सरस है। सामान्य बोलचाल के शब्दों की अधिकता है। हाथ पीले करना में लाक्षणिकता विद्यमान है। मुक्त छंद भी लयात्मक बन पड़ा है। अनुप्रास और मानवीकरण अलंकारों की छटा निराली है और सराहनीय है। प्रसाद गुण और अभिधा शक्ति के कथन को सरलता और सरसता से प्रदान की गई है। बच्चों, इस लेसन के अंदर मैंने आपको सभी प्रश्न उत्तर करवाए हैं। यहाँ पर लास्ट में अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न दिए हैं जिनके उत्तर आप अपनी इन प्रश्नों के आधार पर छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। 5 क्वेश्चन हैं यहाँ पर। सभी क्वेश्चन आपको करवा दिए गए हैं, पोयम भी करवा दी गई है। तो उसके आधार पर आप इन 5 प्रश्नों के उत्तर अपनी नोटबुक में करेंगे। समय अनुसार आपकी नोटबुक चेक होगी।